नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, संडे की सुबह गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह एनिमल्स सुबह है, तो फिर आइए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। पहला, दोस्तों, क्या आप गोर्गोनोसेफालस यूकेनिमिस के बारे में जानते हैं? यह उत्तरी गोलार्ध में शंख पोलर समुद्री वातावरण में पाया जाता है। जीनस के लिए वैज्ञानिक नाम ग्रीक से आता है, गोर्गोस जिसका अर्थ है भयानक और सेफालस जिसका अर्थ है सिर। और इन टोकरी सितारों और ग्रीक पौराणिक कथाओं से गोर्गोन के सिर के बीच समानता को संदर्भित करता है, जिसमें विशिष्ट नाम यूक्नेमिस ग्रीक गुड और बूट से लिया गया है। गोर्गोनोसेफालस में 14 सेंटीमीटर तक की एक केंद्रीय डिस्क होती है, जिसमें 5 जोड़ी हथियार होते हैं, जो कि छोटे और छोटे उप विभाजनों में शाखाएं होती है। इसका रंग सफ़ेद और बेज रंग के अलग अलग रंगों का होता है। अक्सर गहरे रंग के डिस्क के साथ इसमें कैल्सिफाइड अस्थियों का एक अंतः कंकाल होता है और यह त्वचा की एक मांसल परत से ढका होता है, जो इसे रबर जैसा रूप देता है। भुजाएं छोटे छोटे कांटों और कांटों से ढकी होती है, जिनका उपयोग खाद्य कणों को पकड़ने और उनमें हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। यह आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के उत्तरी भागों में फरो आइलैंड और मैसाचुसेट्स के दक्षिण में पाए जाते हैं। यह प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर से दक्षिण में जापान और लागुना बीच कैलिफोर्निया में भी होता है। यह ज़्यादातर चट्टानी क्षेत्रों में 2000 मीटर की गहराई पर मजबूत धाराओं के साथ पाया जाता है, लेकिन 15 से 150 मीटर की गहराई पर सबसे आम है। यह पत्थरों, समुद्री कलमों और समुद्री पंखों के बीच कीचड़ और रेतीली समुद्र तल पर भी पाया जाता है। यह एक ऊंचे स्थान पर बैठकर और अपनी भुजा को एक जाल की तरफ फैलाकर धारा के लंबवत रूप से खिलाती है। शाखाएं मुड़ जाती है और कुंडलित हो जाती है, जिससे यह एक एनिमेटेड झाड़ी जैसा दिखता है। यह छोटे क्रस्टेशियंस जैसे कि उत्तरी क्रिल, कोपोड्स, चेटोग्नाथ, जेलीफिश और डिट्रिटस जो पहुंच के भीतर आते हैं को फंसाता है। फंसा हुआ शिकार एक गांठ का केंद्र बन जाता है, जहां यह बलगम के स्राव से स्थिर हो जाता है। आगे की शाखाओं के सहलाने से भोजन मुंह में आता है, जो केंद्रीय डिस्क के नीचे होता है। यहाँ शाखाओं को कंघी जैसी संरचना से गुजारा जाता है, जो खाद्य कणों को हटा देती है। कोई गुदा नहीं और कोई भी अपचित अंश मुंह के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। व्यक्तिगत टोकरी सितारे या तो नर या मादा होते हैं। स्पनिंग के बाद लार्वा प्लवक का हिस्सा बन जाते हैं और धाराओं के साथ फैल जाते हैं। यह अक्सर गार्सेमिया जीनस में स्पंज और नरम मूंगों के साथ रहते हुए पाया जाता है। दिन के दौरान उनके नीचे या स्पंज की परतों में छिप जाता है और रात में शिकार की खोज के लिए उन्हें ऊंचे प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करता है। पुगेट साउंड में किशोरों को जीवित पाया गया है और जाहिरा तौर पर गैरसेमिया रूबीफॉर्मिस पॉलिप्स के ग्रसनी के अंदर भोजन कर रहे हैं। केवल तभी उभर रहे हैं जब पर्याप्त रूप से खुद के लिए विकसित हो गए हो। दूसरा, क्या दोस्तों आप बेल्जियम ब्लू काऊ के बारे में जानते हैं? बेल्जियम ब्लू के बीफ मवेशियों की एक नस्ल है, रेस डे ला मुएन एट हाउते बेल्गिक या डिग बिल के रूप में भी जाना जा सकता है। इस नस्ल के वैकल्पिक नामों में बेल्जियम ब्लू वाइट, बेल्जियम वाइट और ब्लू पाइड, बेल्जियम वाइट ब्लू, नीला और ब्लू बेल्जियम। बेल्जियम ब्लू की अत्यंत दुबली अति मूर्तिकला अति पेशी काया कहा जाता है। डबल मस्कलिंग डबल मांसपेशी फेनोटाइप एक आनुवंशिक स्थिति है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत मांसपेशी फाइबर के इजाफा के बजाय मांसपेशियां फाइबर की संख्या में वृद्धि होती है। इस विशेष विशेषता को पीडमोंटिस नामक मवेशियों की एक अन्य नस्ल के साथ साझा किया जाता है। इन दोनों नस्लों में फीड को दुबली मांसपेशियों में बदलने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण इन विशेष नस्लों के मांस में वसा की मात्रा कम हो जाती है और कोमलता कम हो जाती है। बेल्जियम ब्लू का नाम इसके आमतौर पर नीले भूरे रंग के धब्बेदार बालों के रंग के नाम पर रखा गया है, हालांकि इसका वास्तविक रंग सफ़ेद से काले रंग में भिन्न हो सकता है। बेल्जियम ब्लू को दुनिया के कई हिस्सों में निर्यात किया गया है। इसकी सूचना अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया में 24
देशों द्वारा DADIS को दी जाती है। इनमें से 10 रिपोर्ट जनसंख्या डेटा 2022 में दुनिया भर में जनसंख्या होने का अनुमान लगाया गया था। बेल्जियम ब्लू में मायोस्टेनिन जीन में एक प्राकृतिक उत्परिवर्तन होता है जो प्रोटीन मायोस्टेनिन के लिए कोड होता है। मायोस्टेनिन एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों के विकास को रोकता है। यह उत्परिवर्तन वसा के जमाव में भी हस्तक्षेप करता है, जिसका परिणाम स्वरूप बहुत दुबला मांस होता है। कटा हुआ मायोस्टेनिन जीन अपनी सामान्य क्षमता में कार्य करने में असमर्थ है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वरित दुबला मांसपेशियों की वृद्धि होती है। मांसपेशियों की वृद्धि मुख्य रूप से पशु की मांसपेशियों की कोशिकाओं में अतिवृद्धि से विकास के हाइपरप्लासिया मोड में शारीरिक परिवर्तनों के कारण होती है। इस विशेष प्रकार की वृद्धि एक गर्भवती बांध के भ्रूण में जल्दी देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बछड़ा पैदा होता है जो जन्म के समय मांसपेशियों के तंतुओं की संख्या से 2 गुना अधिक होता है, बिना मायोस्टेनिन जीन उत्परिवर्तन वाले बछड़े की तुलना में। इसके अलावा एक नवजात दुबली मांसपेशियों वाले बछड़े का जन्म वजन सामान्य बछड़े की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। वजन बढ़ने की तुलना में कम फीड सेवन के कारण बेल्जियम ब्लू मवेशियों ने फीड रूपांतरण अनुपात में सुधार किया है। शरीर के वजन बढ़ने के एक परिवर्तित संरचना के कारण, जिसमें प्रोटीन में वृद्धि और वसा जमा में कमी शामिल है। बेल्जियम ब्लू की हड्डी की संरचना सामान्य मवेशियों की तरह होती है, हालांकि इसमें अधिक मात्रा में मांसपेशियां होती है, जिसके कारण उनका मांस से हड्डी का अनुपात अधिक होता है। आनुवंशिक मायोस्टेनिन उत्परिवर्तन के बिना मवेशियों की तुलना में इन मवेशियों की मांसपेशियों की उपज औसतन लगभग 20% अधिक होती है। इस नस्ल की बढ़ी हुई मांसपेशियों की उपज के कारण वजन बढ़ाने के बदले हुए तरीके की भरपाई के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। परिष्करण के दौरान इस नस्ल को उच्च ऊर्जा फीड की आवश्यकता होती है और यदि उच्च फाइबर आहार पर रखा जाए तो समान परिणाम नहीं देगा। दोस्तों, इसे बेल्जियम ब्लू क्यों कहा जाता है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो इसे बॉडी बिल्डर काव के रूप में जाना जाना चाहिए। तीसरा, दोस्तों, क्या आप एकियूरा के बारे में जानते हैं? इसे स्पून वॉर्म भी कहा जाता है या चम्मच कीड़े। समुद्री जानवरों का एक छोटा समूह है। यह एक बार एक अलग संघ के रूप में माना जाता है। अब उन्हें एनेलिडा से संबंधित माना जाता है। एनेलिड्स में आमतौर पर उनके शरीर खंडों में विभाजित होते हैं, लेकिन एचियूरान ने अपना विभाजन खो दिया है। अधिकांश एचियूरान उथले पानी में नरम तलछट में बिलों में रहते हैं, लेकिन कुछ चट्टान की दरारों या बोल्डर के नीचे रहते हैं और गहरे समुद्र के रूप में भी रहते हैं। 230 से अधिक प्रजातियों का वर्णन किया गया है। चम्मच कीड़े बेलनाकार मुलायम शरीर वाले जानवर होते हैं, जिनमें आमतौर पर एक गैर वापस लेने योग्य सूंड होती है, जिसे खिलाने के लिए स्कूप के आकार में रोल किया जा सकता है। कुछ प्रजातियों में सूंड रिबन की तरह होती है, ट्रंक से लंबी होती है और इसमें कांटेदार टिप हो सकती है। चम्मच कीड़े आकार में 1 सेंटीमीटर से कम, लंबाई से लेकर 1 मीटर से अधिक तक भिन्न होते हैं। अधिकांश जमा फीडर है जो समुद्र तल से डिट्रिटस एकत्र करते हैं। इन कीड़ों के जीवाश्म शायद ही कभी पाए जाते हैं और सबसे पहले ज्ञात जीवाश्म नमूना अपर कार्बोनिफेरस से है। स्पून वॉर्म का वर्णन सबसे पहले प्रशिया के प्रकृतिवादी पीटर साइमन पलास ने 1766 में किया था। उन्होंने इसे केंचुआ जीन्स लुम्ब्रिकस में रखा। 19वीं सदी के मध्य में एचियोरा को सिपुनकुला और प्रियापुलिडा के साथ एनेलिडा में अब मृत वर्ग गेफिरिया में रखा गया था, क्योंकि यह माना जाता था कि उन्हें एनेलिड्स और होलोथ्यूरियन के बीच एक लिंग प्रदान किया था। 1898 में सेडगविक ने सिपुनुकुलिड्स और प्रियापुलिड्स को फाइलम का दर्जा दिया, लेकिन इचिरोइड्स को एनेलिडा का एक वर्ग माना। दोस्तों, यह लगभग 2 मीटर लंबा, इसकी सूंड के साथ में केवल 1 सेंटीमीटर चौड़ा मापा जाता है। उनके शरीर आमतौर पर बेलनाकार होते हैं, जिनमें 2 व्यापक क्षेत्र एक संकरे क्षेत्र से अलग होते हैं। मुंह के समान एक बड़ा विस्तार योग्य स्कूप के आकार का सूंड होता है, जो जानवरों को उनका सामान्य नाम देता है। यह सूंड मूंगफली के कीड़ों की तरह होती है, लेकिन इसे शरीर में वापस नहीं लिया जा सकता।
इसमें एक मस्तिष्क होता है और यह अन्य एनेलिडों के प्रोस्टोमियम के समरूप हो सकता है। सूंड में लुढ़का हुआ मार्जिन और उदर सतह पर एक खांचा होता है। बाहर का छोर कभी कभी काटा जाता है। सूंड बहुत लंबी हो सकती है। जापानी प्रजाति इकेडा टेनियोइड्स के मामले में सूंड 150 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, जबकि शरीर केवल 40 सेंटीमीटर का होता है। बोनेलिया जैसा छोटी प्रजातियों में भी एक सूंड 1 मीटर लंबी हो सकती है। सूंड का उपयोग मुख्य रूप से भोजन के लिए किया जाता है। श्वसन सूंड और शरीर के दीवार के माध्यम से होता है। कुछ बड़ी प्रजातियों में भी क्लोकल सिंचाई का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में पानी को गुदा के माध्यम से आंत के पिछले सिरे से अंदर और बाहर पंप किया जाता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप लाल आंखों वाला मगरमच्छ स्किंक के बारे में जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ट्रिबोलोनोटस ग्रैसिलिस, जिसे आमतौर पर लाल आंखों वाले मगरमच्छ की खाल के रूप में भी जाना जाता है, स्किंक की एक प्रजाति है जिसे कभी कभी एक विदेशी पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है। प्रजाति न्यू गिनी के लिए स्थानिक है, जहां यह एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन आवास में रहता है। इसका वर्णन पहली बार 1909 में मेनेली दी रुइज ने किया था। ट्रिबोलोनोटस ग्रासिलिस स्किंक की उन कुछ प्रजातियों में से एक है जो संकट में होने पर जब चौंक दिया जाता है तो वे जम जाते हैं और मृत खेलने के लिए जाने जाते हैं। लाल आंखों वाले मगरमच्छ की खाल के लिंग की पहचान उनके हिंद पैरों पर सफ़ेद पैड या छिद्रों से की जा सकती है। केवल पुरुषों में ही ये छिद्र होते हैं। महिलाओं में केवल एक ही कार्यशील अंडाशय होता है जो एक समय में एक ही अंडा देती है। मादा अक्सर अंडे के चारों ओर कर्ल करती है और एक कथित खतरे के संपर्क में आने पर आक्रामक रूप से इसका बचाव करती है। यदि अंडा खुला हो जाता है तो मादा उसे वापस ढक देगी। नर मगरमच्छ की खाल अन्य नरों से लड़ेगी। लाल आंखों वाले मगरमच्छ की खाल पालतू जानवरों के व्यापार में उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादातर बंदी नस्ल के बजाय जंगली पकड़ी जाती है। इस प्रजाति के लिए हैंडलिंग आमतौर पर बहुत तनावपूर्ण है और इसलिए इसे हतोत्साहित किया जाता है। पांचवा, दोस्तों, क्या आप वैम्पायर बर्ड के बारे में जानते हैं? चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, वैम्पायर ग्राउंड फिंच गैलापागोस द्वीप समूह का एक छोटा पक्षी है। इसे वुल्फ और डार्विन द्वीप समूह के लिए नुकीले चोंचों वाले ग्राउंड फिंच की एक बहुत ही अलग उपप्रजाति माना जाता है। इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन ने मजबूत आनुवंशिक सबूतों द्वारा समर्थित प्रजातियों को विभाजित किया है कि वे निकट से संबंधित नहीं हैं और आकारिकी और गीत में भिन्नताएं हैं। अन्य टैक्सोनॉमिक प्राधिकरण अभी भी इसे विशिष्ट मानते हैं। वैम्पायर फिंच अपने जीनस के लिए विशिष्ट रूप से यौन रूप से मंद है, जिसमें नर मुख्य रूप से काले होते हैं और मादा भूरे रंग के धारियों के साथ भूरे रंग की होती है। इसमें वुल्फ पर एक मधुर गीत है, डार्विन पर एक गूंजता हुआ गीत है और दोनों द्वीपों पर सीटी बजाती है। केवल वुल्फ पर एक खींची हुई भिनभिनाने वाली कॉल भी बोली जाती है। यह पक्षी अपने असामान्य आहार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। जब वैकल्पिक स्रोत दुर्लभ होते हैं तो वैम्पायर फिंच कभी कभी अन्य पक्षियों, मुख्य रूप से नाज़का और नीले पैरों वाले बूबियों का खून पीकर अपनी तीखी चोंच से उनके त्वचा पर तब तक चोंच मारते हैं जब तक कि खून नहीं निकल जाता। मजे की बात यह है कि बूबी इसके खिलाफ ज्यादा प्रतिरोध नहीं करते हैं। यह सिद्धांत दिया गया है कि यह व्यवहार चोंच के व्यवहार से विकसित हुआ है कि फिंच बूबी के पंखों से परजीवियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करता है। फिंच अंडे भी खाते हैं। रखे जाने के तुरंत बाद उन्हें चुरा लेते हैं और उन्हें तब तक घुमाते हैं जब तक कि वे टूट न जाए। अंत में अन्य शिकारियों से गुआनो और बचे हुए मछली अतिरिक्त रूप से आहार विकल्प के रूप में काम करते हैं। इन अजीबोगरीब भोजन की आदतों का कारण इन पक्षियों के घर द्वीपों पर ताज़े पानी की कमी है। बहरहाल उनके आहार का मुख्य आधार बीज और अकशेरुकी जीवों से बना होता है, जैसा कि उनके पूर्वजों में होता है। वैम्पायर फिंच को IUCN द्वारा इसके बहुत सीमित वितरण और इसके आवास में आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव के आधार पर कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।